तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये जो टॉपिक जो आज हमने लिया है, इसको हम लोग बिल्कुल प्रीलिम्स फोकस्ड है ना, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही इस पर चर्चा करेंगे, मेंस के अकॉर्डिंग नहीं। थोड़ा बहुत जो बेसिक ज्ञान है वो जानेंगे और बिल्कुल फोकस्ड हो जाएंगे फैक्ट्स को लेके, जो प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। और मुझे लगता है कि संविधान सभा से आपसे अब एक भी फैक्ट ऐसा नहीं होगा जो रह गया हो। इसको लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको संविधान सभा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और अगर संविधान सभा से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो निश्चित तौर पे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो देखते हैं अब सीधे सीधे संविधान सभा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं संविधान सभा का कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी क्या। भारत की स्वतंत्रता से पहले हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने ये तय किया था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो एक निर्धारित नियमित प्रक्रिया के तहत एक सुनिर्धारित और सुव्यवस्थित नियमों विनियमों के आधार पर ही देश का शासन चलाया जाएगा। चूंकि एक लोकतांत्रिक देश होने जा रहा था भारत, इसलिए नियमों का, कानूनों का होना बहुत जरूरी था, ताकि इतनी बड़ी जनसंख्या को एक सूत्र में हम लोग बांध सके और देश को शांतिपूर्ण तरीके से इसका शासन चलाया जा सके। तो अब ये मांग जो थी बहुत पहले से उठने लगी थी कि संविधान सभा तो तय था कि भारत जो होगा एक संविधान से शासित होगा, और इस संविधान का निर्माण कैसे किया जाएगा, ये संविधान किस तरह का होगा, ये सारी चीजें हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, संविधान की सर्वप्रथम मांग, अच्छा यहाँ पे मैंने संविधान लिखा है ना, ये याद रखिएगा, ये संविधान सभा नहीं है, संविधान की सर्वप्रथम मांग जो की है ये बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में ही कर दी थी। ठीक, ये तो हो गई बात संविधान की, थोड़ा सा बेसिक। अब सीधे आ जाते हैं, अब सारी बातें होंगी अपनी संविधान सभा की। तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई है स्वराज पार्टी द्वारा 1924। स्वराज पार्टी वही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू वाली पार्टी। ठीक है, तो सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी। और संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने 1934 के आसपास औपचारिक मांग की, और कांग्रेस द्वारा आधिकारिक मांग जो की गई है संविधान सभा की, वो 1935 में। अब ये संविधान सभा की मांग तो कर रहे थे, लेकिन ये संविधान सभा गठित कैसे की जाएगी, तो इसका विचार सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने दिया है 1938 में कि संविधान सभा का गठन कैसे किया जाना चाहिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ऐसा नेहरू जी का विचार था। और ये 1938 में ही इन्होंने विचार रख दिया था, जबकि कई यूरोपीय देशों में इस समय वयस्क मताधिकार नहीं था। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद आ रहा है कि फ्रांस में 1938 में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार ही नहीं था। तब नेहरू जी बात कर रहे थे कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार, यानी देश के हर वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार होगा, महिलाएं भी उसमें सम्मिलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा मांग पर स्वीकृति, यानी संविधान सभा की जो मांग आधिकारिक तौर पर कांग्रेस द्वारा की गई थी, ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले इसको माना है अगस्त प्रस्ताव 1940 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, 1940। अब जब मान लिया तो अब इनको कुछ बताना भी पड़ेगा कि भाई संविधान सभा का गठन कैसे होगा ब्रिटिश सरकार को। तो इन्होंने 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव भेजा, और संविधान का गठन व संरचना व संविधान सभा के लिए निर्वाचन, ये सारी चीजें अगर कोई पूछता है किसके आधार पर हुई है, तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ, संरचना तय की गई, और संविधान सभा के लिए निर्वाचन भी इसी योजना के तहत किया गया। अब कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की संख्या या संरचना कैसे निर्धारित की गई? 389 कुल सदस्य होने थे संविधान सभा में, जिसमें से 296 जो होने थे ये राज्य विधानसभाओं से आने थे, और 93 आने थे देसी रियासतों से। राज्य विधानसभाओं से मतलब क्या है? यानी कि जो देश के अंतर्गत जो ब्रिटिश राज्य जितने भी थे वहां पे विधानसभाएं पहले ही गठित हो चुकी थी, तो उन विधानसभाओं के सदस्य चुनेंगे, वो स्वयं नहीं आएंगे,
वो लोग चुनेंगे कि संविधान सभा के सदस्य कौन होंगे। तो ये हो गया कैसा, राज्य विधानसभाओं से या राज्य विधानसभाओं द्वारा, और 93 जो हैं ये देसी रियासतों से आने वाले हैं। तो ये जो है ये तो चुन के आ रहे हैं, ये निर्वाचन द्वारा, और ये जो है रियासतों से कैसे आएंगे, जो राजा द्वारा नामित कर दिया जाएगा या मनोनीत कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो संविधान सभा दिखाई दे रही है तो आंशिक निर्वाचित है क्योंकि यहां से तो निर्वाचन से आ रहे हैं, और आंशिक मनोनीत क्योंकि यहां से रियासतों के द्वारा, राजाओं द्वारा मनोनीत किए जा रहे हैं। अगली चीज, ये तो 296 सदस्य हैं राज्य विधानसभाओं से, इसमें 292 हैं ब्रिटिश प्रांतों से और 4 हैं कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो याद रखिएगा इन कमिश्नरी क्षेत्रों के कौन कौन से हैं, तो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। ठीक, तो ये हो गई आपकी संरचना। अब आगे देखिए, चलिए सीटों का विभाजन, यानी संविधान सभा के लिए जो निर्वाचन होने वाले थे उनमें सीटों का जो वर्गीकरण किया गया था वो 3 वर्गों में था, मुस्लिम, सिख और साधारण। समझ गए? जैसे ऐसा समझिएगा जैसे वर्तमान में देखा होगा आप लोगों ने चुनाव में कि फला जो सीट है ये आरक्षित सीट है किसी एक वर्ग के लिए, फला सीट आरक्षित है, फला सीट अनारक्षित है। तो यहाँ पे 3 वर्ग समझ लीजिए कि मुस्लिम, सिख और सामान्य, यानी मुस्लिम और सिख के लिए आरक्षित है, बाकी जो भी बचे वो सब के सब सामान्य में है। चलिए, सीटों का आवंटन कैसे था, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट होनी थी। ये लगभग का आंकड़ा है, बिल्कुल 10 लाख ही नहीं था। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब कराए गए, तो आप बताएंगे जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। चुनाव किस प्रकार का था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों बोल रहे हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता है जहां पे डायरेक्ट जनता चुनाव में भाग नहीं लेती। तो यहाँ डायरेक्ट जनता चुनाव में कहाँ भाग ली, ये जो चुन रहे हैं तो इसको राज्य विधानसभाओं के प्रतिनिधि चुन रहे हैं, और इधर राजा अपनी इच्छा से भेज रहे हैं, जनता का तो कोई रोल है ही नहीं। तो अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता शामिल है क्योंकि इनको तो जनता ने ही चुना है। ठीक, अब आगे है सीमित मताधिकार। सीमित मताधिकार कैसे था कि ये जो आए हैं राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ये भी वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं आए हैं क्योंकि देश उस समय आजाद हुआ नहीं था, है ना, और उस समय वयस्क मताधिकार नहीं था, यानी कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को, जैसे कि पढ़े लिखे लोग, फलाने धनी लोग, संपन्न लोग और प्रभावशाली लोग, इनको ही वोटिंग राइट्स था। तो सीमित मताधिकार था, यानी कुछ लोगों के पास ही मताधिकार था। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन और सीमित मताधिकार द्वारा संविधान सभा चुनी गई, ये याद रखिएगा, ये कई एग्जाम में पूछ चुका है। और ये लोग, यानी कि ये राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं, ये इनका जो वोटिंग सिस्टम था वो कैसा था, 2 सिस्टम हम लोग देखते हैं, एक तो FPPS प्रणाली जो कि हम लोग देखते हैं सांसद के, विधायक के, बाकी जितने भी चुनाव है जिसमें जनता भाग ले रही है, और जब राष्ट्रपति का चुनाव देखते हैं तो वहां पे प्रक्रिया आती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो यही मत प्रणाली अपनाई गई थी संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि इस निर्वाचन का परिणाम क्या निकला। परिणाम वही निकला जो निकलना था, यानी कि सबसे अधिक सीट पाई कांग्रेस ने, 208 सीट कांग्रेस, 73 सीट मुस्लिम लीग और 15 सीट अन्य जो भी दल थे या निर्दलीय लोग थे उनको मिली। ठीक, अब देखते हैं सीधे संविधान सभा की बैठक और संरचना के कुछ प्रमुख तत्व। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इस बैठक में संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य श्री सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। ठीक है, और जो पहले दिन की मीटिंग थी, संविधान सभा की बैठक थी, इसमें केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। देख रहे हैं आप, 389 में से केवल 211 सदस्यों ने, बाकी कहाँ गए, यानी कि ना तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग लिया और न ही रियासतों के प्रतिनिधियों ने। मुस्लिम लीग तो लेगा नहीं क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस समय राग अपना स्टार्ट कर दिया था, पाकिस्तान, तो इसलिए इस वजह से वो पाकिस्तान की मांग को लेकर अलग हो गए। और रियासतों ने इसलिए बहिष्कार किया कि भाई ये जो संविधान सभा है ये तो उस देश के लिए है जो एक अलग से गठित हो रहा है, भारत।
हम तो रियासत हैं, हम तो आज़ाद रहेंगे, क्योंकि सबके अंदर मंशा तो यही थी कि रियासतें जो हैं वो स्वतंत्र रहें, तो हम अपना संविधान अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक, अब देखिए आगे 11 दिसंबर 1946 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पहला तो ये कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उपाध्यक्ष चुने गए हैं H.C. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं डॉक्टर B.N. राव, संवैधानिक सलाहकार। फिर प्रथम मनोनीत उपसभापति, ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा जा चुका है, तो ये क्या है? प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी। और संविधान सभा के सचिव थे V.R. आयंगर, और संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, अब देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो संघ शक्ति समिति JL नेहरू, संघीय संविधान समिति JL नेहरू। जहां भी किसी भी समिति में जो संविधान सभा से रिलेटेड हो, उसमें अगर संघ, संघीय कोई भी शब्द आएगा तो समझ जाइएगा कि JL नेहरू हैं वो। फिर अगले देखेंगे प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतों की तो पूरी व्यवस्था, भारत के एकीकरण का दायित्व तो सौंपा ही गया था सरदार पटेल को। तो प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति और मूल अधिकार समिति, इन सभी के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। फिर झंडा समिति, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, झंडा समिति के अध्यक्ष याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद हैं। संचालन समिति, तो जो अध्यक्ष होगा वही संचालन करेगा, राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति, संविधान सभा की प्रक्रिया नियम कौन बनाएगा? जो अध्यक्ष है वही बनाएगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके भी अध्यक्ष हैं। और संविधान सभा से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट समिति प्रारूप समिति जो है, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर। अब देखते हैं हम लोग आगे प्रारूप समिति और थोड़ी कुछ चीजें जो बच गई हैं उसको। चलिए, तो बाकी बची हुई चीज देखते हैं। बात करते हैं हम लोग प्रारूप समिति, जो संविधान सभा की सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी। इंग्लिश में नाम ड्राफ्टिंग कमेटी से भी पूछा जा चुका है कई बार, ऐसा ड्राफ्टिंग कमेटी लिखा जाता है हिंदी में भी। तो देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर अध्यक्ष हैं, और इसके 6 अन्य सदस्य हैं। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आप बताएंगे 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी है कि इसके 7 सदस्यों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन है? N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव के पहले B.L. मित्र थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उनके स्थान पर N. माधवराव, ये मैंने लिख दिया है। वैसे इंपॉर्टेंट यही है जो लास्ट तक रहे। ठीक है, वैसे ही T.T. कृष्णमाचारी, और इनके पहले थे D.P. खेतान, इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह पे ये। इनको ना भी याद रखें तो चलेगा, इन 7 का नाम तो याद होना ही चाहिए। अब देखते हैं अपन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है संविधान सभा से संबंधित। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बहुत से एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है। तो 15 महिला सदस्य, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य। और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो संविधान सभा जो गठित हुई थी, 389 जो सीट तय की गई थी कैबिनेट मिशन द्वारा, वो तो पूरे एक अविभाज्य भारत के लिए थी, जिसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित था। अब जब पाकिस्तान अलग हो गया तो सीटें कम हो ही जाएंगी। तो विभाजन के उपरांत सीट कितनी बची? 299। संविधान का प्रथम वाचन जो है, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ये 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक हुआ है। ठीक, 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया, और इस दिन यानी कि 26 नवंबर को कुल 284 संविधान सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब बाकी लोग अनुपस्थित रहे होंगे
इसलिए उनके हस्ताक्षर नहीं हो पाए। 284 लोगों ने, सदस्य ने हस्ताक्षर किए। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसको संविधान सभा द्वारा ही 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रपति या राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी इसी दिन बनाया गया, यानी कि 24 जनवरी 1950। और फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ही थी। और हम लोग जानते ही हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया। तो ये था स्टूडेंट्स संविधान सभा टॉपिक। एक चीज़ और आप लोग देखते हैं, अगर ये वीडियो आप लोगों को काम का लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को लाइक करिए। और कोई कमी या कोई अच्छाई भी लगती है आपको इस वीडियो में तो कमेंट करके हमको जरूर बताएं, इससे हम लोगों को बहुत उत्साह मिलेगा।